वेलकम टू मैथस्तान स्टूडेंट्स। मैथस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और होप सो कि आप सबकी जो प्रिपरेशन है और एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो अच्छी चल रही होगी। सभी जो है कोशिश कीजिए कि सारी क्लासेस को आप गो थ्रू कर लें सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की एक माइंड को जो है वो आदत बन जाए। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। और अगला जो चैप्टर है वो होगा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस के ऊपर, विच इज पार्ट ऑफ योर सेकंड पेपर, पेपर 2। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी जो है न्यू दिल्ली में, ये इन्होंने फील्ड ट्रायल्स ट्रांसजेनिक प्लांट्स को यूज करे। दे बिगिन देयर फील्ड ट्रायल्स यूजिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स इन, किस ईयर में इन्होंने जो थे अपने फील्ड ट्रायल्स जो थे वो शुरू किए थे बेटा। तो सबसे पहले तो एक आता है कि ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मतलब जिनके जीन में, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस किए हैं, और वो क्या किए हैं, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके, आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो ये हुई थी 1995 में, फर्स्ट टाइम ट्रायल्स हुए थे ट्रांसजेनिक प्लांट्स के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आता है द सबस्ट्रेट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज। तो सबस्ट्रेट होता है एक तरह का मतलब कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है, रिएक्टेंट्स हैं वो कौन से होंगे रिएक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए जिस पे वो एक्ट करेंगे, है ना। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। पहली ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दूसरा है प्रोटीन्स, फिर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो हमारे डीएनए के लिए काम करता है। जो हमारा टिपिकल जो नॉर्मल डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसके लिए जो रिएक्टेंट है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है जिसपे वो एक्ट करता है, वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, इनका काम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बेटा इनका काम होता है, ये सबसे पहले तो उन्होंने स्पेसिफिक जिस पार्ट पे ऊपर काम करना उसका स्पेसिफिक जो डीएनए होगा या डीएनए सीक्वेंस जो होगा जिसपे जिसको ये कट कर सकेंगे, उसको ये पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं बेटा। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको कट करते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कट करेंगे, ठीक है। विद अ डबल स्ट्रैंडेड, उसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर जो डीएनए है इनमें, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसी के अंदर एक स्पेसिफिक पहले सीक्वेंस जो होगा न्यूक्लियोटाइड को, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करने के बाद ये कट करेंगे, ठीक है। ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है, ठीक है बेटा। यूजली ये जो सीक्वेंसेस को फाइंड आउट करते हैं ना वो होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अगर नॉर्मल हम कहीं समझना हो तो जो अगर हम शुरू से पढ़ें, जैसे ये ना, अगर उनको ऊपर वाली स्ट्रैंड से यहाँ से पढ़ें या फिर यहाँ से, तो जैसे होता है टाटा बॉक्स, मैं बताती हूँ, जैसे टी ए, तो इधर भी ए के सामने टी, इधर से पढ़ा तो भी टाटा, इधर से पढ़ा टी है टाटा, इधर से भी, तो ऐसे वाले सीक्वेंसेस को ना हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। और इनकी ये क्या, जब ये इन्हें मिल जाए तो इनकी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ये क्लीव कर देते हैं। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ये क्या करेंगे, क्लीव करेंगे, काटेंगे, जहां से ये यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे ताकि ये क्लीव हो जाए, ठीक है। और इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब द इन इको आर वन आर स्ट्रैंड फोर, आर क्या है। आर जो है इसमें, ये ना नोमेनक्लेचर होती है कि हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो है नोमेनक्लेचर में कैसे करते हैं। तो जब ये नोमेनक्लेचर करते हैं मतलब नेमिंग करते हैं तो जब हम नेमिंग करते हैं ना बेटा, उसमें होता है कि हम जो है वो पहले उसका इतना नाम रखेंगे, फिर उस चीज का ये आएगा नंबरिंग। तो उसमें जो आर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को आर वन, ठीक है। तो इसका ना पहले फंडा क्या मतलब होता है, ई को आर और फिर आई जो है ना, इसमें ये हिस्सा है ना, उसमें ई एक्चुअली इश्विशिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, तो उसका ई जीनस है,
कोलाई उसका स्पीशीज है। और ये जो आर है ना यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रेन है। और इसमें जो स्ट्रेन होता है ना, वो RY13 जो होता है ना स्ट्रेन, उसका फर्स्ट लेटर आर लिया हुआ है। ठीक है। और R11 जो है इसमें क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी बेटा, कि क्या ये पहले हुआ था इस लाइन में, बाद में हुआ था। तो इस स्ट्रेन का फर्स्ट एंजाइम है ना ये, जो इस स्ट्रेन का फर्स्ट एंजाइम है, जो डिस्कवर हुआ था या लिया गया था, इसको 1 इसलिए दिया। तो आर इसमें क्या दे रहा है, स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दे रहा है, स्ट्रेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए। उसके बाद बेटा आता है इस उसी पे ही आगे एक और क्वेश्चन आ गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे ही, कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस जो एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियेजेस, एज जिसके पीछे आ गया वो मतलब एंजाइम की एक पहचान है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको कहूँ इसके पीछे एज लिखा है, तो जहां भी एज आएगा ना मैक्सिमम वो क्या होता है, एंजाइम ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एंजाइम ही है वैसे तो कहते हैं जो न्यूक्लियर एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर अंदर से काटने वाले, ठीक है ना, जो उनका जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है क्या करने को, क्या वो रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं प्रोटीन का। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए चेंजेस से, है ना, जो कंबाइन करके बनेगा, जो जिसमें ऑलरेडी, जिसमें हम क्या फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे, डिजायरेबल डीएनए जो हमें चाहिए वो इंसर्ट करके आरडीएनए बन जाएगा। एक तो जेनेटिक मटेरियल जो ऑलरेडी है, उसमें हम फॉरेन को इंसर्ट करके अपने फेवरेट को, अपने मतलब कि डिजायरेबल जो चाहते हैं हमें चाहिए, उसको इन्वॉल्व करके तो आरडीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के लिए नहीं है, ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डीएनए का बनाना है, दोनों का भी नहीं और सेल भी नहीं बनाना, डीएनए। ठीक है, ये वही कटिंग करके। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, इनको ना एक तरह का और एक नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स। एंडोन्यूक्लियसिस को एक और नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है बेटा। और इनका वही कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए वगैरह का वो पर्टिकुलर जगह से काटना है, रिकॉग्नाइज करके कट करना है सीक्वेंस को, डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, तो इसलिए यूज किया जाता है। और बेटा इस प्रोसेस में डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स में उनको कट किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, और उसके बाद डीएनए लाइगेज जो होता है वो कंबाइन कर देता है और एक नया रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए बन जाता है। ठीक है। होप सो आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है कहते हैं क्या करने के लिए, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आजकल जो हम करते हैं क्यों करते हैं, क्या इसके ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं बेटा, पहली ऑप्शन है, क्या हमने टेलोमेड प्लांट्स अपनी मर्जी के, जिसे कहते हैं कि प्लांट्स बनाने के लिए, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज बनाने हैं, एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बेटा अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो हम अपने डिजायरेबल करेक्टर्स जो हैं ऑब्वियसली अगर प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ये भी रीजन हो सकता है कि अपने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं इसे, बायो फोर्टिफिकेशन की, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना, ये भी ठीक है। इंडस्ट्रीज में अल्टरनेटिव सोर्सेज की सप्लाई करवाना, है ना, कि और बेटर एक चांसेस हमने, और बेटर ऑप्शंस बनानी या ढूंढनी, ताकि वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बेटर निकल सकें, या एक इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी बनानी, तो ये भी ठीक है। बाकी अपनी मर्जी के टेलर मेड प्लांट्स मतलब अपनी मर्जी के हम जो चेंजेस चाहते हैं उसमें करना। और जो स्पेसिफिक ट्रेड्स, जैसे कि अगर हमें पता है कि आजकल हमने कहीं किसी जगह पे नॉर्मली क्या होती है, ड्रोट होती है, तो हम उसके खिलाफ ऐसे प्लांट्स उनमें चेंज करके बना रहे हैं, ड्रोट रेजिस्टेंस, ड्रोट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम बना रहे हैं। ठीक है। ये नहीं तो फिर हम पेस्ट्स होते हैं तो पेस्ट रेजिस्टेंट भी बना रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट भी बना रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं ताकि बेटर, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा बेटा इसमें, ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो हम उसमें ये जो डीएनए जो इंट्रोड्यूस करें, फॉरेन डीएनए, मान लो ये जो अपना उसका था, इसमें हमने ये जो है न्यू हमने डाला, तो ये फॉरेन डीएनए मिलके, ये और ये फॉरेन डीएनए मिलके आरडीएनए बन गया। डिजायरेबल हमने डाला ताकि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ सके, डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रोट रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, मतलब अलग उसको स्पेसिफिक करेक्टर्स डालने के लिए उसमें। उसके बाद है चॉइस ऑफ बीटी जीन फॉर एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन,
बीटी जीन्स हम डाल रहे हैं, जैसे बीटी कॉटन क्रॉप बीटी क्रॉप्स बना रहे हैं, बीटी कॉटन हो गया। तो इसमें जो जब हमने बीटी जीन की चॉइस करनी है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो किस पे डिपेंड करती है कौन सा बीटी जीन लेना, उसकी उसकी चॉइस जो है सिलेक्शन किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आ रहा है बेटा, होस्ट प्लांट या क्रॉप जिसके अंदर उसको डालना, इंट्रोड्यूस करना बीटी जीन को, क्या उसके ऊपर टारगेटेड पेस्ट और इंसेक्ट। हाँ, अगर डालने के लिए उसको किसके खिलाफ डाला जा रहा है, किस पेस्ट के ऊपर, किस इंसेक्ट के ऊपर, क्या उसके ऊपर बेसिलस की कौन सी स्ट्रेन है, कौन से बैक्टीरिया की स्ट्रेन है उसके ऊपर, या बोथ 1 एंड 2। तो बेटा इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। एक तो बीसी बीटी जीन हमने डालना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि एक तो होस्ट सेल कौन सा है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, दूसरा जिसके खिलाफ, जिसके टारगेट कौन सा है, टारगेटेड इंसेक्ट या पेस्ट कौन सा है। तो दोनों बोथ ए एंड बी इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब जैसे होस्ट प्लांट, जैसे हम बीटी कॉटन बनाते हैं तो कॉटन में इंट्रोड्यूस किया ना हमने, बीटी कॉटन हो गया, कॉर्न में हम डाल रहे हैं, बीटी ब्रिंजल हम बना रहे हैं, बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन। तो ये हो गए होस्ट वाले जिनमें हमने इंट्रोड्यूस किया। अब ये टारगेट्स जो थे, जैसे कि कोन बोरर्स होते हैं, कोन कोन में हम डालते हैं, कोन बोरर्स होते हैं, उनके खिलाफ जो उनमें छेद कर देते हैं, सीड को खराब कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनके खिलाफ तो मतलब टारगेट एंड होस्ट दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा, विच टेक्निक इज यूज्ड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। कहते हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके द्वारा जो डाइजेशन हो रही है उसको हम उसकी प्रोग्रेशन की कहाँ तक हुई, कितनी हुई, ये चेक करने के लिए हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है हमारे पास, जस्ट वेट, तो विच टेक्निक इज यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो इसके लिए ऑप्शन है पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लेकिन ये तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम चेक करते हैं, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउदर्न ब्लॉटिंग और स्टेनिंग। ठीक है, अगर हम बात करें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, सेपरेट करता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, किसके बेस पे ऊपर, उसके साइज के बेस के ऊपर और चार्ज, साइज एंड चार्ज के बेसिस के ऊपर। जो बड़ा साइज है वो अलग हो जाएगी, छोटे साइज के अलग हो जाएंगे, चार्ज के बेस के अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही, और ये इसका कैसे वर्क करता है, तो ये वर्क कैसे करता है कि जैसे ही जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो जैसे ही जो है कट करते हैं डीएनए को, ठीक है ना, ऑब्वियसली वो तो कट करेंगे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे आके, तो उसका जो ओरिजिनल जो लार्ज बैंड होगा ना बेटा, वो डिसअपियर हो जाएगा और रिप्लेस, मान लो पहले वो ऐसा था एक ही सिंगल बैंड, अब उसको उसने टुकड़ों में तोड़ दिया जब आ रहे हैं, तो ओरिजिनल जो लार्ज बैंड था वो डिसअपियर हो जाएगा, किसके द्वारा डिसअपियर और उसकी जगह स्मॉलर छोटे छोटे बैंड्स आ जाएंगे, अलग अलग स्मॉलर डिस्टिंक्ट बैंड्स। ठीक है, छोटे उस एक बड़े लार्ज की, सिंगल लार्ज की जगह स्मॉलर डिस्टिंक्ट बैंड्स जो हैं वो आ जाएंगे, और ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या बेटा टेक्निक जिसके द्वारा हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डाइजेशन, बात तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हो रही है डाइजेशन की, तो क्या होगा इससे अच्छा होगा, क्योंकि पहले जो वो फुल लार्ज बैंड था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको फ्रेगमेंट्स में कट कर देता है, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सिंगल का एक बड़ा बैंड दिखा उसके कारण छोटे छोटे बैंड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, तो इससे पता चल जाता है कि कितने बैंड्स बने, कितने ज्यादा, तो उसकी उससे पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं हम, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल इज लोडेड। बेटा कहते हैं जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जिसमें हमने बोला कि साइज और चार्ज के बेसिस पे जो है डीएनए के फ्रैगमेंट्स की वो सेपरेशन करते हैं, जो छोटा साइज है वो अलग, जो बड़ा साइज है वो अलग। तो कहते हैं इसमें किस एंड पे जेल किस एंड पे सैंपल जो है उसे डाला जाता है, क्या वो वेल्स में डाला जाता है, क्या वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या फिर 1 and 3 बोथ, किसमें। तो बेटा इसका आंसर है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव बोथ। तो ऑप्शन फोर्थ, दोनों ही एंड्स पे बेटा डाला जाता है, क्योंकि अगर जो सैंपल है, मान लीजिए अगर सैंपल जो है वो अपने आप में शुरू से ही नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उनको नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे डालेंगे,
ठीक है, उनको नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स जो होंगी उधर डालेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम वहां डालेंगे। जैसे ही करंट अप्लाई होगा तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से मूव अवे होके पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग पड़ेंगे, है ना। और अगर सैंपल जो है पॉजिटिवली है तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे डालेंगे, ताकि जब उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पड़ा तो हमें पता सेम चार्ज वाले एक दूसरे को मूव अवे करते हैं और वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सैंपल्स को हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ डालते हैं, ठीक है। सैंपल्स जो हैं वो लोडेड होते हैं वेल्स में, जो कि जहाँ तो पॉजिटिव वेल्स के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑफ द सैंपल, कि जो सैंपल का चार्ज है वो क्या है, ठीक है। जो सैंपल का चार्ज है वो क्या है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू ई एफ बी, अकॉर्डिंग टू ई एफ बी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड thereof and molecular analogues for products and services is known as। बेटा ईएफबी के अकॉर्डिंग कहते तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ईएफबी को क्या कहते हैं, ठीक है, ईएफबी की फुल फॉर्म। तो ईएफबी का मतलब है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ईएफबी के अकॉर्डिंग बेटा ये जो डेफिनेशन है ये किस चीज की है, क्या बायोकेमिस्ट्री, बायोइनफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी। वैसे तो हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की है कि एक इंटीग्रेशन करना एक नेचुरल साइंस का, जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, या ऑर्गेनिजम्स उसके सेल या पार्ट्स देर ऑफ, और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है। एक तो नेचुरल साइंस का और उसके साथ जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करके प्रोडक्ट्स तैयार करने, अपनी सुविधाएं सर्विसेज अपने आप को मिलनी, इसका ये किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। किस में आता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में। ये डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की ईएफबी ने दी थी, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा द स्टिकनेस ऑफ डीएनए एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ विच एंजाइम, ठीक है। अब जो कहते हैं स्टिकी एंड्स, कई बार ना क्या होता है एंजाइम्स के क्या होते हैं बेटा, डीएनए जो होता है ना उसको जब कट किया होता है, तो जहां से वो कट किया होता है, मान लीजिए जो अनपेयर्ड, तो ऐसे कट किया है कि यहाँ से एक अनपेयर्ड हो यहाँ से, तो इसको कहते हैं, इसको इसको हम कहेंगे स्टिकी एंड। अनपेयर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो एक पैड हो, इसको कहते हैं स्टिकी एंड्स। ओके, स्टिकी एंड्स। तो ये जो डीएनए के एंड्स की जो स्टिकीनेस है, ये किस एंजाइम का एक्शन को किस एंजाइम के एक्शन को जो है वो फैसिलिटेट करती है, ठीक है। फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ विच एंजाइम। तो क्या वो डीएनए पॉलीमरेज है, क्या वो लाइगेज है, क्या वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, या वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ठीक है बेटा। तो ये होती है डीएनए लाइगेज को, ठीक है। क्या होती है बेटा, डीएनए लाइगेज, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कट किया तो उसमें क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स बन गए। अब उसके साथ जब हमने डिजायरेबल डीएनए को डालना है उसमें भी स्टिकी एंड्स होंगे। अब डीएनए के इसके स्टिकी एंड्स और जो डिजायरेबल डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, उसके उसको ऐड करवाना जब इन दोनों में, तो इनको, इन स्टिकी एंड्स को ये हेल्प करते हैं कि डीएनए लाइगेज इस पे काम कर पाए और इनको जोड़ सके, ठीक है। तो ये एंड्स क्या करते हैं, ताकि ये बेस पेयर कर सकें, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इनके होंगे फॉरेन वाले, फॉरेन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ, जो इनको होल्ड करके रखेंगी, जो इनको अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। तो ये जो स्टिकीनेस है ये इजी बनाती है डीएनए लाइगेज को कि वो परफॉर्म कर सके अपनी जॉब, कि मतलब एक परमानेंट फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सके। अब जो तोड़ी थी आरएनए ने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, उसी को ये दोबारा बनाएगा उन स्टिकी एंड्स के बीच में, ठीक है, ताकि वो सील कर सके इनको, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, इनको सील कर सके। सो होप सो आपको क्लास के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ऐसे ही हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब द टर्म मॉलिक्यूलर सीजर्स जनरली रेफर्स टू, मैंने आपको पहले बता दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम, इन्हीं को तो हम कहते हैं
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स जो पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में सर्च करके उसके बाद कट करते हैं, ताकि और स्टिकी एंड्स बना देते हैं उनमें, उनको मॉलिक्यूलर सीजर्स कहा जाता है। ओके जी। उसके बाद जो है आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पीसीआर टेक्नोलॉजी द डीएनए सेगमेंट इज replicated over a billion times. This repeated replications catalyzed by the enzyme. ओके। तो बेटा जो पीसीआर टेक्निक होती है इसको हम क्यों बनाते हैं कि जब हमने ये आरडीएनए बन गया ना, जब जब मान लीजिए जो हमारे पास होस्ट का डीएनए था, होस्ट सेल का डीएनए था, उसमें जब हमने डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को जब हमने डाल दिया, इंसर्ट करवा दिया दोनों को मिला के, तो वो जो डीएनए बनता है बेटा उसको हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं कि नए कैरेक्टर्स उसमें आ गए। अब यही हमने जब इंट्रोड्यूस करवाया होस्ट सेल में, इंट्रोड्यूस करवा दिया सेल में, होस्ट सेल में, ठीक है, उसके बाद उसकी हमने क्या करनी है, एक तरीके मतलब यहाँ करवाया हॉस्टल में हमने, या जो भी इसको इंट्रोड्यूस करवा के इसमें हमने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाना है। चेन रिएक्शंस मतलब एक तरह का जो टूटे ना ऐसी लड़ी, और इनसे मल्टीपल कॉपीज, एक से दो, दो से इनकी मल्टीपल, यही आरडीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना लेनी है हमने, ठीक है। आरडीएनए की हमने क्या करनी होती है, बार बार रेप्लिकेशन करके बिलियंस टाइम्स, ताकि बहुत सारी रिपीटेड रेप्लिकेशंस हो पाए। और ये किस एंजाइम के द्वारा होती है, क्या ये डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या प्राइमेज, किसके द्वारा होंगी। तो बेटा एक बात क्या होती है पीसीआर में ना, हाई टेम्परेचर साइकिल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर साइकिल्स। ओके बेटा। तो हाई टेम्परेचर पे हमें कोई ऐसा चाहिए एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे वर्क कर सके, ताकि हाई टेम्परेचर साइकिल्स होती हैं ताकि डीएनए डीनेचर हो पाए, ठीक है। और इतने एक्सट्रीम एंड के कारण क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम इसका तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल आता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज डीनेचर नहीं हो पाएगा ना उसका डीएनए, तो टैग पॉलीमरेज जो है ना, ये बेटा बहुत हाई टेम्परेचर पे रह सकता है। टैग पॉलीमरेज होता है बेटा जो एंजाइम, ये हाई टेम्परेचर्स को भी टॉलरेट कर सकता है, कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। हाई हीट टेम्परेचर अराउंड इवन 95 96 डिग्री सेल्सियस तक ये टॉलरेट कर सकता है, इतने हाई टेम्परेचर पे रह सकता है बिना बेटा, विदाउट डीनेचरिंग, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ डीनेचरिंग, कोई टूटे फूटे का नहीं, डीएनए डीनेचर नहीं करेगा, विदाउट डीनेचरिंग ऑफ डीएनए, इसलिए तो इसको फिर हाई टेम्परेचर वाली पीसीआर में यूज किया जाता है, ताकि मल्टीपल रेप्लिकेशंस करके रिपीटेड कॉपीज बनाए, ठीक है बेटा। और इसको कहाँ से लिया जाता है टैग पॉलीमरेज को, बैसिलस, बैसिलस नहीं सॉरी, थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, इससे लिया जाता है, जो कि किस में होता है बेटा, हॉट स्प्रिंग्स में होता है जो, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स नहीं होते जो गर्म पानी के फव्वारे टाइप पहाड़ों में या ऐसे, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आता है बेटा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड विच इज मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इनटू अ प्लांट सेल, ठीक है बेटा। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमने, एक और चीज है, जब हमने फॉरेन डीएनए को, फॉरेन डीएनए को, एक मिनट बेटा ये गलती हो गया, हम्म, जब हमने फॉरेन डीएनए को होस्ट में इंट्रोड्यूस करवाना है, तो किसी के जरिए कराएंगे ना, किसी व्हीकल का इस्तेमाल, हमने जब यहाँ से अगर मान लीजिए वी आर एट वन प्लेस, मान लीजिए हम ए प्लेस में हैं, हमने बी जाना है जो कि बहुत दूर है, तो हम किसी व्हीकल का, ऑटोमोबाइल से, बस से, ट्रेन से ही जाएंगे ना बेटा, किसी का सहारा लेके, है ना, व्हीकल में। इसलिए इसका व्हीकल जो होता है, जो उसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर कहते हैं उसे, वेक्टर के साथ अटैच होगा। तो आपने यूजुअली सुना होगा प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल होता है, कि तब क्या होगा, जो प्लाज्मिड होगा ना, मान लीजिए ये, तो उसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ेगा और उसके भी स्टिकी एंड्स बना देगा, ठीक है। ये ऐसे खाली बन गया, तो ये इसका स्टिकी एंड हो गया, इधर से ये हो गया स्टिकी एंड, ये प्लाज्मिड का, और उधर से आया होस्ट सेल का अपना, तो फिर ये इतना इतना हिस्सा उसमें जुड़ के
इतना सा कोई होगा। तो ये इकट्ठे मिलके फिर जो बनेगा दोनों का मिलके वो होगा आरडीएनए। ठीक है। तो इसमें प्लाज्मिड के साथ वो जुड़ के होस्ट में जा रहा है ना, तो उसको कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो कहते हैं टीआई जो ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसकी फुल फॉर्म है। प्लाज्मिड ये हमें किससे मिलता है? जो मॉडिफाइड होता है और क्लोनिंग वेक्टर का काम करता है, ताकि हम डिजायरेबल जीन्स को, फॉरेन जीन्स को प्लांट सेल्स में, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये हमें मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है, ये जो है एक सोइल बैक्टीरियम है। ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है, ये टीआई प्लाज्मिड को जो बेटा इसमें हम यूज करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक डीएनए के सेगमेंट को हम ट्रांसफर कर सकें होस्ट सेल में। ठीक है बेटा, किसमें ट्रांसफर कर सकें? होस्ट सेल में। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Thermostable enzymes TAC and PFU isolated from thermophilic bacteria are, कहते ये जो थर्मो मतलब थर्म मतलब हीट, स्टेबल मतलब हीट पे भी जो स्टेबल रहे, वो एंजाइम्स जो थर्मोस्टेबल है, जो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं, डीनेचर नहीं करते, जैसे कि टैक एंड पीएफयू, इनको आइसोलेट किया जाता है थर्मोफिलिक एंजाइम बैक्टीरिया से। ठीक है, जो हीट लविंग होते हैं, फिलिक मतलब लविंग, अट्रैक्टिव, तो हीट पे भी जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनसे। तो या असल में होते क्या, क्या ये आरएनए पॉलीमरेजेज है, या ये डीएनए पॉलीमरेजेज है, क्या ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेज है, या फिर बेटा ये डीएनए लाइगेजेस हैं, क्या है ये? क्वेश्चन आता है। तो बेटा ऑप्शंस है हमारे पास 4। सोचिए विचारिए क्या है ये। ठीक है। तो इनका जो आंसर है ना बेटा, अब हमने ये तो बता दिया कि टैक वाला जो हमने थर्मस एक्वेटिकस से लिया, जो पीएफयू वाला है ना, इसको हम पायरोकोकस इसका जीनस है, और फिरोसिस इसका स्पीशीज है। तो पीएफयू। ठीक है। तो ये अपने आप में डीएनए पॉलीमरेजेस का काम करते हैं। थर्मोस्टेबल एंजाइम स्टैक एंड पीएफयू क्या है, अपने आप में एक डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम है। ठीक है। लेकिन ये स्पेशल तरीके हैं जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं। ये पीसीआर टेक्निक में भी स्टेबल रहते हैं। थर्मोस्टेबल इसलिए कहा क्योंकि वो हाई हाई टेम्परेचर होती है, हमने पीछे अभी क्वेश्चन किया। हाई टेम्परेचर के लिए इसलिए नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेजेस नहीं, स्पेशल काइंड के टैग पॉलीमरेजेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डी नेचर भी ना हो। ठीक है। तो ये था। बाकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तो हमने कर लिया कि टैक और पीएफयू अपने आप में क्या है, ये जो है डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, द सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग इन हायर ऑर्गेनिजम्स इज, कहते हैं सूटेबल वेक्टर जो हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में जो जीन क्लोनिंग के लिए सूटेबल वेक्टर है बेटा, वो क्या है? तो इसकी जो एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसके मतलब जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन है आपका बेटा बैकुलो रेट्रोवायरस, बैकुलो या रेट्रोवायरस, या सैल्मोनेला टाइफीमेरम, या न्यूरोस्पोरा क्रासा। तो बेटा वेक्टर की बात करें जीन क्लोनिंग के लिए, तो वेक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसकी हेल्प से जो है डिजायरेबल जो हम फॉरेन डीएनए डाल रहे हैं वो ट्रांसफर हो सके होस्ट डीएनए में, इंसर्ट कर सके। तो इसका जो आंसर है वो है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्यों? क्योंकि रेट्रोवायरसेस में बेटा क्या होता है, नेचुरल, सॉरी, नेचुरल एबिलिटी होती है उनकी कि वो जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में इजीली ट्रांसफर कर सके, मटेरियल को होस्ट में जो है वो ट्रांसफर कर सकें, उनकी नेचुरल एबिलिटी है रेट्रोवायरसेस को, और ये बेटर करते हैं। ठीक है। मतलब और इनका कोई वो भी नहीं, हार्म भी नहीं होता, ये नॉन हार्मफुल होते हैं। ठीक है, इजिली एनिमल सेल्स में इनको हम यूज कर सकते हैं वैक्टर्स की तरह, इसलिए रेट्रोवायरस इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है बेटा कि पीसीआर जो है बेटा, वो 3 स्टेप्स में होती है, 3 डिफरेंट स्टेप्स में। पीसीआर प्रोसीड्स इन 3 डिफरेंट, 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स गवर्न बाय द टेम्परेचर, दे आर इन द ऑर्डर ऑफ। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैंने तो आपको कह दिया कि हाई में होता है, लेकिन वो 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स में होता है, जो कि किसके साथ कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो उनका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या होगा? तो ऑब्वियसली बेटा पहले क्या होगा, पहला उनका स्टेप होता है डीनेचरिंग। ठीक है। डीनेचरिंग तो 2 ऑप्शंस में है। अब उसके बाद क्या एनलिंग होता है, या सिंथेसिस, या लास्ट में क्या है? तो पहले तो बात यह है कि
इसको क्यों करते हैं? ताकि एम्पलीफाई कर सकें, एम्पलीफिकेशन के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए सेगमेंट को, डीएनए सेगमेंट को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है बेटा। उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है बेटा, वो होता है डीनेचुरेशन। क्या होता है? डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन के लिए तो हाई टेम्परेचर चाहिए। डीनेचुरेशन का मतलब है ब्रेक डाउन करना उसकी, डीएनए फ्रेगमेंट्स का, उसकी बॉन्ड्स का। तो इसमें डीएनए को हीट किया जाता है बेटा। और यूजली 94, 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस पे जो है बेटा, वो हीट किया जाता है। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे, ताकि ये जो डबल स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो ये अलग अलग हो सके। डबल स्ट्रैंडेड जो है ये सिंगल स्ट्रैंड्स में चेंज हो सके। ठीक है, जब वो एक एक स्ट्रैंड में हो गया, कि इसको कह दिया हमने डीनेचुरेशन, और ये हाई टेम्परेचर पे हुई। उसके बाद आता है प्रोसेस बेटा एनेलिंग। एनीलिंग। तो एनीलिंग जो है बेटा, ये जो होता है, ये अराउंड 50 to 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पे होती है एनीलिंग। ठीक है। और इसमें अब क्या होगा बेटा, इतना टेम्परेचर जो सडनली 95, 96 से 50, 65 के बीच में, 60 डिग्री सेल्सियस तक ले लिया जाता है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, सॉरी डीएनए प्राइमर, वो ये जो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड्स थी यहाँ पे आके क्या कर सके, अटैच हो सके। सिंगल स्ट्रैंडर्ड जो डीएनए है उन पे आके डीएनए प्राइमर लग सके, और बाकी फिर ऐड ऑन कर सके न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को, ताकि नई एक उनके सामने, एक सिंगल स्ट्रैंड के सामने एक न्यू स्ट्रैंड जो है वो बन जाए। ठीक है। लास्ट में आता है एस, सिंथेसिस। सिंथेसिस या इसको एक्सटेंशन भी कहते हैं, कई बुक्स में एक्सटेंशन कहा जाता है इसको। ये होता है इसको, इसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है 72 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। इसमें टेम्परेचर को थोड़ा सा पहले से बढ़ा दिया गया, ताकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके। ठीक है, वो अच्छे से एक्ट कर सके, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे दिया, और वो क्या कर सके, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड हो होके जो न्यू स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड के सामने एक नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बना सके। ठीक है, ऐसे ही तो फिर बन जाएगा ना, जब वो डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल सिंगल स्ट्रैंड में होगा, उसके बाद डीएनए प्राइमर आएगा, एनिलिंग लगेगा। उसके बाद फिर वो डीएनए पॉलीमरेज जो है, वो जो है क्या करे, नई नई स्ट्रैंड बना दे। तो एक पेरेंटल थी और उसके आगे एक न्यू बन गई, तो ये जो है दो हो गए ना। ऐसे ही और होंगे, इससे मल्टीप्लीकेशन ऐसे हो ही जाती है, एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डीनेचुरेशन, एनालिंग एंड दास कह लो, सिंथेसिस, एक्सटेंशन भी कहते हैं इसको। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कंटेन अ लार्ज प्लाज्मिड विच इंड्यूसेस ट्यूमर इन द प्लांट्स, इट इज टर्म्ड एज। तो देख लो बेटा, ये हमें कहा तो था हमने कि टीआई प्लाज्मिड जो है ये हमें मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से। तो आंसर ए, क्या है आंसर? ए, टीआई प्लाज्मिड। मोर एडवांसमेंट्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ड्यू टू, जो ज्यादा एडवांसमेंट्स आई हैं और तरक्की जो हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वो किसके कारण हुई है? क्या वो ऑप्शंस अब हमारे पास हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के कारण हुई है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण हुई है, प्रोटीएस के कारण, या जाइमेस के कारण? तो बेटा जब से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गए हैं ना, आरई एंजाइम्स, तब से जो है बहुत ज्यादा बेटर हो गया है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, कट करेंगे, इस प्रोसेस को बेटर कर पाएंगे। बेटर हो गया ये प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी का, आरडीएनए बनाने का वगैरह वगैरह। और हमें पता है इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। तब से बेटर हो गया है। ये क्यों गलत है? क्योंकि रिवर्स ट्रांस इसको तो यूजुअली डीएनए से आरएनए बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो उसमें हो गया यूज। इसका क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग में ज्यादा, प्रोटीएज एंजाइम जो है, ये तो एंजाइम है जो प्रोटीन, इसका तो लेना देना ही नहीं है कोई डीएनए के साथ, ये तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और जो जाइमेज एंजाइम आ गया, ये तो फर्मेंटेशन करवाता है एक तरह के, कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में इसका काम है कि जो शुगर है उसको अल्कोहल में, अल्कोहल भी कौन सी, ये तो फर्मेंटेशन में इसका काम है कि शुगर को इथेनॉल में कन्वर्ट करना, इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस करवाना इसका काम है। तो लेना देना ही नहीं है, बाकी बचा रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। नाम से ही आप पहले, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आपने इसका नाम पढ़ा है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट समथिंग है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है ना, और पोरेशन मतलब पोर होगा।
तो वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज देने से है ना, पोटेंशियल चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक पल्स दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो उससे सेल में, सेल बॉडी में कहीं पे क्या हो जाएगा, पोर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, छेद हो जाएगा, होल टाइप हो जाएगा, जिसके थ्रू जो है जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, फॉरेन डीएनए जो है वो हम ट्रांसफर कर सकें। तो इसको ये मेथड कहा जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इसके लिए ऑप्शंस पढ़ते हैं अब हम। फास्ट पैसेज ऑफ फूड थ्रू द सीव पोर्स, पोर्स इन्होंने सीव पोर्स कर दिया फ्लोएम में, ये तो बिल्कुल ही गलत। इलेक्ट्रिक सिमुलेशन। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स ड्यूरिंग द नाइट बाय आर्टिफिशियल लाइट, गलत। लाइट का तो कोई है ही नहीं। ट्रांजिएंट पोर्स बनाना सेल की मेम्ब्रेन में ताकि जीन जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके, जीन जो है इंट्रोड्यूस हो सके, ये तो माना जा सका है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सलाइन वाटर की कहाँ से प्यूरिफिकेशन आ गई, तो असल में यही था ऑप्शन सी या थ्री कह लो, यही राइट आंसर है कि इलेक्ट्रिक करंट का स्टिमुलेशन देने के कारण जो है छोटे से ट्रांसिएंट पोर बन जाए। इलेक्ट्रिक करंट देने पे एक ट्रांसिएंट होता है कुछ पल के लिए, थोड़े टाइम के लिए, एक टेम्पररी मतलब, और बड़ा ही छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्या बना बेटा, पोर बन गया। इनको कहते हैं ट्रांजिएंट पोर्स। और किस में बनता है ये, सेल मेम्ब्रेन में, सो दैट द न्यू जेनेटिक मटेरियल और द फॉरेन डीएनए कैन बी ट्रांसफर टू द सेल। उसमें हम चेंजेस कर सकें, जो जीन है अपना, जो डिजायरेबल जीन है उसको हम ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि एक तरह का वन ऑफ द बेटर भी कह सकते हैं, ताकि केमिकल्स, ड्रग्स जो भी हमने इंट्रोड्यूस करवानी है उसको हम करवा सकें। जैसे ही, और इसका ये फायदा रहता है कि टेम्पररी कैसे, जैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करवाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने दी थी, जैसे ही हम उसको रिमूव करेंगे, बेटा जैसे ही उसको रिमूव करेंगे तो वो पोर जो है वो सील हो जाएगा, और रीसील हो जाएगा, रीसील हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द डीएनए सैंपल आर प्रोड्यूस्ड इन पीसीआर आफ्टर 6 साइकिल्स। 6 साइकिल्स के बाद पीसीआर में कितनी डीएनए सैंपल की कॉपीज जो हैं वो बन जाती हैं, कितनी बन जाती हैं। तो क्वेश्चन में आता है, इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। सो एन, एन क्या होगा इसमें, साइकिल, एन इज द नंबर ऑफ साइकिल्स। ओके, सो अगर 6 है तो इसकी पावर 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स हम कर लेंगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू दैट, ऐसे करके 64 आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है, 2 की पावर n इज द राइट आंसर। उसके बाद है थर्मल साइकिल टेक्स प्लेस इन इन विच टेक्निक। तो थर्मल साइकिल जो है वो किस टेक्निक का हिस्सा है, किस में होता है, क्या ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है, क्या ये पीसीआर टेक्निक में होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में, या साउदर्न ब्लोटिंग में। तो साइकिल की बात करें तो ये पीसीआर टेक्निक में ही होता है बेटा, ऑप्शन बी पीसीआर टेक्निक उसी में होता है। थर्मल साइकिल इसको वही वाला कहते हैं जो साइकिल मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो डिपेंड करता है, तो वही इसमें डीनेचरिंग जो है हमने पहले बताया 96 94 डिग्री सेल्सियस तक, एनलिंग के लिए फिर घटा के 60 तक, 65 तक, 56 65 के बीच में, फिर सिंथेसिस या एक्सटेंशन में 72 के अप्रोक्सीमेटली रख लिया जाता है। तो ये टेम्परेचर के अराउंड ही तो है हो रही, तो इसको थर्मल साइकिल कहा गया। उसके बाद अब आता है द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज लोकेटेड इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड एंड कॉल्ड, ये बार बार वही क्वेश्चन आ गया, इसमें ए ऑप्शन आएगा, टीआई प्लाज्मिड। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है कि ट्यूमर कर सकता है ये। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड होता है ये, कौन सा प्लाज्मिड है, और उन्होंने कहा भी दिया जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल के बाहर वाला, तो वो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कौन सा, प्लाज्मिड ही होता है, और टीआई प्लाज्मिड है। उसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एम्स एट। ये जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ये किस लिए करते हैं, ताकि क्या हम वाइल्ड जीन्स जो हैं उनको निकाल सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें, डिफेक्टिव जीन को प्रिजर्व करना है, क्योरिंग ह्यूमन डिजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेन अगर देखा जाए ना, इसका प्राइमरी जो मेन है वो है थ्री ऑप्शन। वाइल्ड जीन्स अगर होंगे, इट्स लाइक कि हम एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जाते, मेन कोई ये नहीं है कि अगर कोई वाइल्ड है, खराब है, तो उसको खत्म ही कर दो, डिस्ट्रॉय ही कर दो। नहीं, ये प्राइमरी कोई रोल नहीं है। प्राइमरी एम वही रखा जाता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, जो ह्यूमन है ना, जो ह्यूमंस के लिए अच्छा है। तो ह्यूमंस की कुछ बीमारियां, जैसे इंसुलिन भी आजकल हम जो है वो तैयार कर रहे हैं, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं इंसुलिन भी। तो ये क्या कि एक तरह की
ह्यूमन डिजीजेस को क्योर कर सकें, चाहे कोई न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करके ही कर लें, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना लें या डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर लें सो दैट कि क्योर क्योर हो सके, मेनली तो ये है। ठीक है। और अगर ये तो गोल का डिफेक्टिव नेगेटिव चीज को प्रिजर्व क्यों करना है, ये तो ऑपोजिट ही हो गया बिल्कुल, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज क्या है। अगर आपने अभी तक आपको समझ आया हो कुछ क्वेश्चन सही, तो एक तरह का क्या हो रहा है इसमें, हम स्टडी कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन की, नहीं देख लेते हैं। क्या हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन का मतलब होता है बदलना। जीन्स जो है उसको आर्टिफिशियली मेथड्स ही हैं, ये नेचुरल थोड़ी है, मैन मेड है, हम कर रहे हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो आर्टिफिशियल मेथड्स से हम जेनेटिक मटेरियल को या जीन्स को ही तो बदल रहे हैं। तो ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है, आरएनए की भी नहीं कर रहे, एंजाइम्स की भी नहीं कर रहे, मीन्स तो ये जीन्स की मैनिपुलेशन हो रही है। ठीक है। तो क्या है रिकॉम्बिनेंट, कि हम क्या कर रहे हैं डेलिबरेटली, जानबूझ के हम खुद से अपनी चॉइस बाय चॉइस अल्टरेशन कर रहे हैं। अल्टरेशन मतलब चेंजेस, बदलाव। अल्टरेशन मतलब चेंजेस, बदलाव जो है ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। इसके बाद आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, फिर से वही आ गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए डीएनए की, तो उस प्रोसेस को एम्पलीफाई करते हैं हम डीएनए एम्प्लीकेशन के लिए, डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करने के लिए। ठीक है। मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, एन वेयर n इज द नंबर ऑफ साइकिल, कितने साइकिल हुए। उसके बाद आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस यूज्ड इन द जेनेटिक। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हम कहें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशंस को क्यों यूज किया जाता है, तो ये वही आ गया। इसको यूज किया जाता है ताकि एज ए इसमें से टीआई प्लाज्मिड लेने के लिए, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड लेने के लिए। और प्लाज्मिड क्या किसका एक्ट करता है, एज ए क्लोनिंग व्हीकल, वेक्टर कह लो। वेक्टर, वेक्टर का काम क्या है, मैंने जैसे कहा हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस लेंगे कार लेंगे उससे जाएंगे, तो उसको अगर जो हमें डिजायरेबल जीन है अगर उसको होस्ट में हमने ट्रांसफर करना है, तो उसको भी कोई व्हीकल चाहिए, किसी के साथ जोड़ के भेजेंगे, किसी में डाल के, तो वो जीन ट्रांसफर के लिए, सी ऑप्शन जीन ट्रांसफर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये वाइडली यूज होता है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में, टीआई प्लाज्मिड। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु आइसोलेटेड द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसने जो है पहला जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था उसको आइसोलेट किया था। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं वो है टेमिन एंड बाल्टीमोर, या सेंगर, या स्मिथ, या पॉलबक। किसने पहला सबसे पहली बार जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो किया था, और आइसोलेट मतलब फाइंड आउट किया था, निकाला था, यूज किया था, स्मिथ। स्मिथ वाज द साइंटिस्ट। पूरा नाम है हैमिल्टन ओ स्मिथ। ठीक है। इन्होंने जो था फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो था, और इनके क्लीग्स ने मिलके, और वो था हिंद टू। और इसको कहाँ से निकाला था इन्होंने, बैक्टीरिया था एक हेमोफिलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक मिनट, गलत हो गया। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये जो बैक्टीरिया है 1970 में, इससे जो है हिंद टू, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो हैमिल्टन और उसके कलीग्स ने मिलके इससे फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट आता फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक जो थी ये किसने डिस्कवर की थी। ठीक है। तो ये डिस्कवर की थी, क्या इंडिया में हुई थी, यूके में हुई थी, यूएसए में हुई थी, या इंग्लैंड में हुई थी। हमें इतना सबने सुना होगा कि ये कोई इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो इस्तेमाल किसने की थी, तो ये जो थे, तो सर, बेटा इसमें आता कि एक ना वो थे सर विलियम। ठीक है। सर विलियम हर्शल थे। तो ये ना बंगाल में थे, ब्रिटिश है तो ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे।
अब देखिए कहाँ से ये टेक्निक हुई है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जो कि कहाँ थे, बंगाल में। इन्होंने ना सबसे पहले काम शुरू किया था थंब प्रिंट का, अंगूठा लगाते हैं ना कहाँ, बहुत सारी जगह पे, तो थंब प्रिंट्स का इन्होंने शुरू किया था। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे थंब प्रिंट्स लगाना 1858 के अराउंड, ठीक है, ये हुआ था ताकि फ्रॉड्स ना हो सके। फ्रॉड्स को रोकने के लिए थंब प्रिंट्स लगाना शुरू किया था, थंब प्रिंट्स। तो बाद में फिर जो थे ना, एक एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो है, एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो ऑफ, ब्यूरो जो है इसका मतलब है फिंगरप्रिंट ब्यूरो। इसका है फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, कलकत्ता तब कहा जाता था 1897 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो एक तरह का कहना हो तो फर्स्ट यूज जो फिंगरप्रिंटिंग है वो इंडिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंजाइम टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज इफेक्टिव इन, किसमें इफेक्टिव है ये? ऑप्शन ए, क्लियरिंग द टर्बिडिटी ऑफ द जूसेस, स्टिमुलेटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोडक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ब्लड क्लॉट्स, एंड मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर। तो ये क्या करता है ना, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका काम क्या होता है बेटा, कि ये एक्ट करता है एज ए थ्रोम्बोलिटिक एजेंट। एक होता है जो थ्रोम्बोसिस करे, ब्लड क्लोट्स बनाए, ये उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, लिटिक एजेंट है ये, उसको तोड़ने वाला। एक एक तरह का क्लोट बस्टर भी कहा जाता है, जो क्लोट को तोड़े, ब्रेक कर दे, क्लोट बस्टर, ठीक है। और ये कैसे काम करता है क्लोट को, कैसे कि उसमें जो प्लाज्मिनोजन होगा ना, प्लाज्मिनोजन तभी तो आया कि प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करने वाला, टिश्यू में जो प्लाज्मिनोजन है उसको एक्टिव करने वाला। तो ये प्लाज्मिनोजन जो होगा ना, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। और प्लाज्मिन जो आगे है ना, एक मिनट, और जो प्लाज्मिन बना वो आगे क्या करेगा, वो जो फाइब्रिन मैश, अब देखो क्लोट में क्या होता है, फाइब्रिन्स जो होते हैं ना प्रोटीन, वैसे जुड़ के मैश बना देते हैं। तो वो जो ये फाइब्रिन्स की जो मैश है ना, इससे ब्रेक डाउन करते हैं, फाइब्रिन मैश को ब्रेक डाउन कर देगा। और जिससे जो वो क्लोट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, वो जो क्लोट बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से करते हैं एक बार, हमने क्या किया, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है टीपीए, ये क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है, जो प्लाज्मिनोजन है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो प्लाज्मिन है ये क्या करेगा, कि जो फाइब्रिन मैश है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, और क्लोट को तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। इसको आप कहोगे क्यों भाई, इसको ना यूज किया जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स वगैरह में। जब हार्ट में क्लोट्स नहीं बनता, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं समटाइम्स, क्या होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं वो क्लोट्स के कारण ही बने होते हैं, तो इसी का देते हैं ताकि जो क्लोट्स है उसको खोल दे, क्लोट को पिघाल दे, ब्रेक डाउन कर दे। तो हार्ट अटैक्स कंडीशन में हो गए जैसे, और एक स्ट्रोक्स वगैरह बंदे को आते रहते हैं, इंसान को स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक कंडीशंस में समटाइम्स वो किसके कारण होते हैं, कि क्लोट बन गया होता है और प्रेशर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट एंटीबायोटिक आइसोलेटेड वॉज, सबसे पहली एंटीबायोटिक तो वो पेंसिलिन थी, जो पेंसिलियम फ्यूजिकोराई जो था हमारी, पेंसिलिन एंटीबायोटिक किसने बनाई थी, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे उन्होंने, 1928 में, ठीक है। किससे ली थी, एक मोल्ड, फंगस कह लो मतलब, ठीक है, उसका नाम था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम, सॉरी फ्यूजिकोरी तो जिब्रेला फ्यूजिकोरी जिबरलिंस में था, नोटेटम वो प्लांट हार्मोन का, गलती से बोल दिया, पेनिसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन मिली, जो पहली एंटीबायोटिक थी। और ये क्या है, एक फंगस है, मोल्ड है, ठीक है बेटा। और ये क्या करती थी, ये जो स्टेफाइलो कोकस है ना, जो बैक्टीरिया, उसको इनहिबिट करती है, उसको प्रिवेंट करती है, बढ़ने नहीं देती, ठीक है, उसको जो है वो बढ़ने नहीं देती। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स अपने आप में क्या है, क्या वो प्लांट्स हैं, क्या वो ड्रग्स हैं, क्या वो सिरप्स हैं, या फिर वो टॉक्सिन्स हैं, क्या है एंटीबायोटिक्स अपने आप में?
बेटा ये ड्रग्स हैं। एंटीबायोटिक्स अपने आप में क्या है, स्पेशल टाइप की ड्रग्स है जिसको एज ए पर मेडिकेशन, दवाई के तौर पे है ना, इस दवाई वाली मेडिकेशन जो कह सकते हैं हम वो है। ठीक है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी, उसको ट्रीट करेगी बेटा, या बढ़ने नहीं देगी, या डिस्ट्रॉय कर देगी बैक्टीरिया को, जहाँ तो ग्रो नहीं करने देगी या उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, तो ये मेडिकेशन के जरिए यूज होती है। ओके। विच वाइटामिन वॉज फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी? कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसको बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है बेटा, वो बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करके जो है वो किया गया है? कौन सा ऐसा जो है वायरस है? ठीक है। बट सॉरी सॉरी, कौन सा ऐसा वाइटामिन है जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले जो है वो बनाया था? तो इसका जो आंसर है, हम देखते हैं, क्या वो विटामिन B1 है, सी है, ए है, या B2 है? पहले तो हमें इसका जो है आंसर वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से अगर डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो क्या हो जाता है इंसान में? स्कर्वे। ओके, स्कर्वे। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, गम्स से खून निकलता है, ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स। ओके। तो इसको कैसे उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया? तो इसको जो था ना, इससे शुरू में ना एक प्रोसेस है, रीशनर समथिंग प्रोसेस था, रिंस्टन समथिंग, उसका इस्तेमाल करके ना बनाया जाता था। लेकिन लेटर ऑन जो बायोटेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे बनाएं, तो इसके लिए भी उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर का लेटर ऑन उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसका इस्तेमाल करके बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने किया। और ये एक तरह की लार्ज स्केल प्रोडक्शन है जो अराउंड 1930s में ना इसकी शुरू हुई थी। विटामिन सी, एक और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज बतानी हो तो विटामिन सी कहते लेना ही चाहिए हमें, जैसे सिट्रिक चीजें कुछ ऐसे खानी चाहिए। अगर हम आरबीसी की मतलब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में गर्ल्स में यूजुअली कई बार नहीं बनता, तो अगर हम आयरन टैबलेट्स भी ले रहे हैं या हम कुछ कराना चाहते हैं तो डेली लाइफ में 1 लेमन जरूर लें। 1 लेमन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट विटामिन सी मिल सके। और विटामिन सी जो है ना, यही एब्जॉर्ब करवाता है। ये अगर नहीं होगा तो ये आयरन की एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की कैसे बनाने देगा? आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। अब आता है बेटा द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक मिनट, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा वो कहते किसके द्वारा डिस्कवर होता है? किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन भी मैंने आजकल कहा ना कि बायोटेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सैंगर ने, रिकार्डसन ने, स्वामीनाथन ने, या कॉरेनबर्ग ने, किसने किया था? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है अपने आप में? देखो क्या होता है ना, जो डायबिटिक पेट डायबिटीज होती है ना, तो उन पेशेंट्स में क्या होता है कि इंसुलिन जहाँ तो बनती नहीं है, नेचुरल इंसुलिन जो हमारी बॉडी में लीवर बना रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो बना रहे हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो ये क्या करती है? ब्लड लेवल को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो ज्यादा एक्सेस होगी उसको क्या करेगी? ये कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और स्टोर कर देगी। लेकिन उनमें ये ना नहीं करता नेचुरली काम। नेचुरल इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाती है तो आर्टिफिशियल इंसुलिन लेनी पड़ती है। उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। कैसे कहते हैं? उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? तो वो सेंगर ने किया था। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक सेंगर। ओके। फ्रेडरिक सेंगर ने जो है ये किया था। ओके। और नोबेल प्राइज भी इसी के कारण ना, इसी अचीवमेंट के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। ओके। उसके बाद आता है ये जो टर्म एंटीबायोटिक्स है, ये सबसे पहले जो थी बेटा टर्म एंटीबायोटिक, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एस ए वॉक्समैन। किसने? एस ए वॉक्समैन ने की थी। विच स्पीशीज प्रोड्यूस मोर देन 60 एंटीबायोटिक्स? तो कहते एंटीबायोटिक्स एक तरह की ड्रग्स हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देंगी। कैसे? यहाँ तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगी कंप्लीटली, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देंगी। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स एस ए वॉक्समैन ने दिया था, नाम इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ऐसी कौन सा स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है जो कि 60 से भी ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है? कहते कौन सी ऐसी? क्या वो सुडोमोनास है? क्या वो पेंसिलियम नोटेटम है? बेसिलस सबटाइली
सबटिलीज या स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस क्या है? तो बेटा इसका आंसर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस है। ये जो है बेटा इसने मोर देन 60% एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा नाम भी है। याद ऐसे भी रख सकते हो, ग्रीस ही निकाल दी बेचारे कि इसका यूज कर करके एंटीबायोटिक्स में। स्टेटमेंट ट्रू फॉर वायरसेस। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अब चार स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट है जो वायरस के रिलेटेड जो है वो सही है? क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? इनमें डीएनए या आरएनए होता है, ये एनिमल सेल्स में जाके ही सिर्फ रेप्लिकेट कर पाते हैं। ये क्या हो गया? ओके, एक मिनट। और क्या ये लार्जर होते हैं बैक्टीरिया से? तो ट्रू कौन सी है बेटा? ये लिविंग कब से हो गए? कान लिविंग नहीं होते, ये तो पार्टिकल लाइक होते हैं। ये तो आउटसाइड द होस्ट, इनको लिविंग तभी कहा जाएगा जब ये एंटर करेंगे होस्ट सेल, कोई किसी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तभी। नहीं तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में तो ये पार्टिकल नेचर शो करते हैं, इनएनिमेट पार्टिकल नेचर, क्रिस्टल पार्टिकल नेचर। तो ये तो गलत हो गई। फिर डीएनए भी हो सकता है, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरस, ये तो ठीक है। क्या ये सिर्फ एनिमल सेल्स की? देखो लिविंग में तो प्लांट्स भी आ सकते हैं, प्लांट वायरसेस भी तो होते हैं जो उनको अटैक करते हैं, तो ओनली वाली गलत हो गया। ये बैक्टीरिया से बड़े होते हैं? ये बैक्टीरिया से कम होते हैं साइज के, छोटे, सॉरी, बैक्टीरिया से छोटे साइज के होते हैं, बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। उसके बाद द बेस्ट मैथड टू प्रोटेक्ट द जेनेटिक रिसोर्सेज, सबसे बढ़िया मैथड जिससे हम जेनेटिक रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो क्या है? तो बेटा वो आता है क्लोनिंग ऑफ प्लांट, मल्टीप्लिकेशन, जीन लाइब्रेरी या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बेटा जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए, आरएनए हो गया, जर्म प्लाज्म हो गया, इनको हम वेरी लो टेम्परेचर पे ना, अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस तक, इनको ना बड़े ही लो टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं इनको काफी सालों तक। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन आती है, जो बहुत लो टेम्परेचर पे -190 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, इवन जेनेटिक मटेरियल किसकी फॉर्म में, सीड की फॉर्म में, एम्ब्रियो की फॉर्म में, इवन पोलन ग्रेन की फॉर्म में, इन सब की फॉर्म में हम जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। क्या होगा ना, इतना कम लो टेम्परेचर हो जाएगा तो जितनी भी इसकी एंजाइमेटिक या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना वो सब स्टॉप हो जाएंगी, स्टॉप हो गई, जिससे जेनेटिक मटेरियल वाइबर रहेगा कुछ सेंचुरीज या डेकेड्स तक। उसके बाद आता है बेटा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डिपार्टमेंट ऑफ, ये तो हमने कर लिया था 1995, तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सो होप सो दैट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास एंड होप सो यू ऑल लाइक द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल। सो इसी को जारी रखेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। आज जैसे हमने क्वेश्चंस बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड डिस्कस किए, तो कल की क्लास में भी हम वही करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच।